Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about reproductive health जिसमें हमने आपको थर्ड पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए थर्ड पॉइंट आपको क्लियर कर दिए थे। ठीक है, अब हम आज डिस्कस करेंगे फोर्थ टॉपिक। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट जिसमें आपका दे रखा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए अब इसका यूज क्या है, क्या होता है। पिल्स एक बोल सकते हैं क्या, हम लोग नॉर्मल टैबलेट्स को भी पिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब जिसमें आपको मेडिसिन का यूज करते होंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कम्बिक्स पिल्स और मिक्स पिल्स। मतलब जो कम्बिक्स पिल्स होते हैं इसमें आपको जो होता है दो टाइप के हार्मोन का यूज होता है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, किसका यूज होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मिक्स करके एक पिल्स बनाई जाती है, जिसका एग्जांपल क्या दे रखा है, मालाडी। ठीक है, तो इसका आपको यूज करके आप क्वाइटस को रोक सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मिक्स पिल्स का एग्जांपल देख लेते हैं। ओनली प्रोजेस्टेरोन, मतलब इसमें इस हार्मोन्स में जो इसमें पिल्स का यूज हो रहा है, मिक्स पिल्स का जो पिल्स में यूज हो रहा है, तो वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज होता है, एस्ट्रोजन का नहीं होता है। जिनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का यूज होता है उसका एग्जांपल आपको मालाडी दे रखा है, जो कि कम्बिक्स पिल्स का एग्जांपल है। बट जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन केवल यूज हो रहा है, नॉट एस्ट्रोजन। ठीक है, तो उसका एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, सहेली, जो कि आप कहाँ बनाया गया था, CDRI लखनऊ में। मतलब CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI कहाँ पर है, लखनऊ में। ये जो मेडिसिन है कहाँ पर बनाई गई थी, लखनऊ में। ठीक है, उसके बाद जो ये इसका एग्जांपल किसका है, मिक्स पिल्स का। ओके, अब इसका वर्क देख लेते हैं। तो ये जो होता है स्पर्म को आने से रोक देता है। फिर उसके बाद यस ओवुलेशन बट नो इम्प्लांटेशन, इसमें ओवुलेशन तो होता है, मतलब एग फॉर्म होते हैं, बट नो इम्प्लांटेशन। क्यों, क्योंकि स्पर्म तो एंटर नहीं कर पा रहा है, तो फिर इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। ओवुलेशन होगा बट इम्प्लांटेशन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं कि ये इम्प्लांटेशन क्यों नहीं हो पाता है। तो FSH एंड LH लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जबकि ओवुलेशन के लिए आपको जो होगा FSH और LH का लेवल जो होता है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो जब FSH और LH का लेवल ही डिक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ओवुलेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद क्रिएट फीमेल फ्लूइड आर वेरी थिक, जो कि ये जो मतलब जो मेडिसिन है वो जो फीमेल में जो फ्लूइड होता है उसको क्या बना देती है, थिक बना देते हैं या फिर विस्कस बना देती हैं। तो जिसके कारण स्पर्म जो होता है वो एंटर अगर करता भी है तो फिर मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड आगे की तरफ नहीं जा पाता है। तो फिर यूज ओनली वन टैबलेट, इसमें क्या केवल वन टैबलेट का यूज करते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है, सहेली। ओके, इट इज अ नो साइड इफेक्ट, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट दे रखा है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट। इसका मतलब क्या है, देयर स्ट्रक्चर आर एज लाइक अ स्टिक, मतलब कि जैसे कि आपने मैच बॉक्स दे रखी होगी, मैच बॉक्स में जो मैच स्टिक होती है उसके तरीके आपकी ये जो स्टिक होती है। ठीक है, उसके तरीके ये स्टिक होती है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो स्टिक होती है वो किससे बनी होती है, कौन से हार्मोन से बनी होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से। ठीक है, और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, मतलब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ओके, इन दोनों हार्मोन का यूज करके ये स्टिक बनाई जाती है, जिसका यूज इम्प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, आर यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, मतलब को जो इस हार्मोन के जो बनी स्टिक होती है उसका यूज करते हैं, कब, फीमेल यूज करते हैं एज लाइक इंजेक्शन से यूज कर सकते हैं, या फिर इम्प्लांट करके। कब, जो ये स्टिक होती है वो आपके कहाँ पर यूज होती है, ये अंडर स्किन, मतलब स्किन के अंडर में ही यूज करते हैं। ठीक है, इम्प्लांट कर लेते हैं स्किन के अंडर में, और ये हो गई इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। तो देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, अबाउट 72 आवर्स, मतलब जो इसका इफेक्ट होता है जो इम्प्लांटेड स्किन में जो इम्प्लांट कर लेते हैं ये, तो स्टिक को जो इम्प्लांट कर लेते हैं तो इसका जो आवर्स होता है वो 72 आवर्स होता है, मतलब जो इफेक्टिव इसका टाइमिंग होती है वो 72 आवर्स की होती है। ठीक है,
इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद आ जाते हैं जब ये मतलब जो स्टिक है अंडर स्किन कर लेते हैं तो इससे आपको जो क्वाइटस इंटरप्टस है, क्वाइटस की प्रोसेस है, ये आपकी नहीं हो पाती है। तो ये हो गया आपके पॉपुलेशन को डिक्रीज करने का एक और पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है 6 पॉइंट सर्जिकल मेथड, या फिर इसे एक और नाम क्या बोल सकते हैं, स्टरलाइजेशन, ठीक है। सर्जिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू ब्लॉक द गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। जो गैमीट होता है वो ट्रांसपोर्ट करने की जो एरिया होता है उससे ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जो जहां से गैमेट आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, जहां से आता है, ठीक है, तो उस एरिया को ही ये ब्लॉक कर देता होता है। इस जहां पर जो ब्लॉक कर देता है तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड या फिर स्टरलाइजेशन मेथड, ठीक है। इट इज वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। मतलब इसमें जो होता है जब इस प्रोसेस को यूज कर लिया जाता है तो मतलब इफेक्टिव तो बहुत है बट इसको रिवर्सिबल नहीं किया जा सकता। बाकी सारियों को रिवर्सिबल किया जाता है क्योंकि ये कुछ सम टाइम्स के लिए होते हैं, बट ये जो होता है रिवर्सिबल करने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इसको मोर नंबर ऑफ लोग जो होते हैं वो परमानेंट में यूज करते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट मेथड है ये परमानेंट में यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। पहला देखिए वैसेक्टमी। इसमें क्या होता है, मतलब जो सर्जिकल मेथड है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा 2 टाइप का होता है, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। जो वैसेक्टमी होता है वो मेल्स के लिए होता है और ट्यूबेक्टमी जो होता है वो फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इन अ मेल्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंसिया इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। मतलब जो मेल्स में जो हमने वॉस डिफरेंसिया पढ़ाया था, जहाँ से आपका जो मेल गैमेट होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो उस एरिया को जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है, मतलब टाइड कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है वो मेल्स में यूज करी जाती है, ठीक है, जिसमें आपके वॉस डिफरेंसिया का जो पार्ट होता है उसे कट कर दिया जाता है एंड टाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब टाइड कर दिया जाता है तो जो गैमीट होता है वो ट्रांसपोर्ट आगे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैसेक्टमी। उसके बाद देख लेते हैं ट्यूबेक्टमी क्या होता है। इन अ फीमेल्स स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन एब्डोमेन थ्रू द वजाइना, ठीक है। जिसके देखिए ऐसे ही इसमें जैसा आपके मेल में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर फीमेल में होता है। तो वहां पर वॉस डिफरेंसिया को आप कट कर रहे थे, उसके बाद टाइड कर रहे थे। यहाँ पर आपको किसमें, फीमेल्स में क्या कट करेंगे, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइड कर दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाइड कर दिया जाता है, जिसके कारण जो फीमेल गैमेट है वो आपका आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। उसके बाद जिसके कारण फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को रोक सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके 6 पॉइंट, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक साइड इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब जो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज, ये सारे क्या थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड थे। तो इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रासेप्टिव आर एंटी नेचुरल। कैसा होता है, एंटी नेचुरल होता है और सो हैव साइड इफेक्ट सच एज, मतलब कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने दे रखा है। नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन, मतलब जो जहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां पे पेन भी हो सकता है। देन आफ्टर थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। मतलब जब ये सारे आपको ब्रेक कर दिया जाता है तो फिर ब्लीडिंग कभी कभी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब जो साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वहां पर इरेगुलरिटी आ जाती है। क्या आ जाती है, इरेगुलरिटी। और जो ब्लीडिंग के प्रोसेस है वो उसमें इरेगुलरिटी आ जाते हैं। नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया साइड इफेक्ट आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है, एसटीडी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। देखिए पहला पॉइंट डिसीज और इन्फेक्शन, मतलब इसमें पढ़ना क्या है मेनली, जो आपके रिप्रोडक्टिव से जो डिसीज होती हैं, सेक्सुअली बिहेवियर से जो आपका डिसीज होती है वो इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो डिसीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकेस, ठीक है। तो जो
आपका जो सेक्सुअली जो बिहेवियर होता है तो उससे आपके जो डिसीज और इन्फेक्शंस हो जाते हैं, इन्फेक्शंस के कारण डिसीज हो जाती हैं, तो ये इसमें आता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है अदर नेम ऑफ एसटीडीआर, जो एसटीडी का और नेम है उसका क्या नाम है, आरटीआई और वीडी। आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके कारण आपके डिसीज भी हो जाती हैं, तो ये सारा इसके अंडर में आता है। उसके बाद वीडी मतलब वेनरियल डिसीज, ठीक है। ये आपके दो नाम हो गए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एसटीडी का दो नाम कौन कौन सा, आरटीआई और वीडी। आरटीआई का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वीडी का फुल फॉर्म वेनरियल डिसीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा है मोस्ट एसटीडीआर क्योरेबल एक्सेप्ट फ्यू, मतलब कई सारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं वो क्योरेबल होती है, मतलब कई पिल्स या फिर इंजेक्शन मतलब ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाती हैं, बट कई सारी जो मतलब कुछ एक्सेप्ट दे रखा है, कुछ एक्सेप्शन होती हैं जो कि ठीक नहीं हो सकती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है हेपेटाइटिस बी, सेकंड जेनाइटल हर्पीज, थर्ड दे रखा है एचआईवी इन्फेक्शंस, ठीक है। 3 होते हैं, कौन कौन सा, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड एचआईवी इन्फेक्शन। ये हो गए कुछ डिसीज जो कि एक्सेप्शन है, नॉट ए क्यूरेबल, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ पॉइंट आपका दे रखा है मोर नंबर ऑफ चांसेस बिटवीन 15 to 24 ईयर, मतलब जो ये जो डिसीज होती हैं जो डिसीज होती है उनका ईयर क्या होता है, 15 to 24 ईयर में सेक्सुअली बिहेवियर यूज करने से ये डिसीज होना ये मतलब डिसीज हो जाते हैं, ठीक है। कौन सी, 15 to 24 की ये जो मिड एज होती है, यहाँ पर आपके सेक्सुअली बिहेवियर करने से ये डिसीज होना स्वाभाविक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी, कुछ डिसीज के यहाँ पर नाम दे रखे हैं और इसके कॉजेटिव एजेंट, मतलब जो भी आपके ये डिसीज क्रिएटिव है वो आपके यहाँ पर मैंने नेमिंग कर रखी है, ठीक है। ये हो गया कॉजेटिव एजेंट, ये हो गया डिसीज, ठीक है। जैसे डिसीज का नाम दे रखा है यहाँ पर गोनोरिया, ठीक है। तो जो गोनोरिया है वो किससे होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, निजेरिया गोनोरिया, ठीक है। क्या है, निजेरिया गोनोरिया। उसके बाद सेकेंड आपका दे रखा है ट्राइकोमोनियासिस, तो ट्राइकोमोनियासिस जो होता है उसका क्या कॉजेटिव एजेंट है, ट्राइकोमोनास वर्जिनालिस, क्या है, ट्राइकोमोनास वर्जिनालिस। एंड थर्ड क्या है, सिफिलिस, ठीक है। तो जो सिफिलिस है वो किससे होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट ट्रिपैनोमा पैलेडियम, क्या है, ट्रिपैनोमा पैलेडियम। एंड हेपेटाइटिस बी जो होता है उसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो हेपेटाइटिस पैलिडम होता है। और एड्स जो होता है वो किससे होता है, एचआईवी से, ठीक है। तो ये हो गए डिसीज और ये हो गए कॉजेटिव एजेंट। तो ये कौन सा डिसीज है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि सेक्सुअली बिहेवियर से हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, तो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं ये सबसे ज्यादा मोस्टली किससे होते हैं, जो फ्लूइड होता है वो उसके कांटेक्ट में आने से ये सारे डिसीज हो जाते हैं, ठीक है। मोस्टली एड्स हो जाता है, इसलिए ये क्योरेबल नहीं है, ओके। उसके बाद देखिए सिम्टम्स, जो सिम्टम्स होते हैं तो सिम्टम्स देख लेते हैं कि इससे होने वाले सिम्टम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जो सिम्टम्स होते हैं फर्स्ट वाले जो देखिए फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंक्लूड इचिंग, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है तो वहां पर आपके इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड सेकंड पॉइंट फ्लूइड डिस्चार्ज, मतलब कि फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। उसके बाद स्लाइटली पेन, जो एब्डोमिनल पार्ट होता है वहां पर स्लाइटली पेन भी होता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट दे रखा है स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पर आपका क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट दे रखा है इन कॉम्प्लिकेशन पीरियड पीआईडी, पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से होने वाली डिसीज है वहां पर होने वाली डिसीज है, तो ये होगी पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन डिसीज है, ठीक है। उसके बाद स्टिल बर्थ, मतलब जो बर्थ होता है वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है, तो हो गया स्टिल बर्थ, जिसके ये सारे सिम्टम्स हैं। और थर्ड क्या दे रखा है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो कहाँ पर, यूटेरस में अटैच होता है, ठीक है, तो जिसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो यूटेरस में ना अटैच होकर वो अदर पार्ट में अटैच हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। ये हो गया एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब
इनफर्टिलिटी हो जाती है, जिसके कारण जो आगे आने वाले अगर आप कोई बेबी को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर फर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो ये हो गया इनफर्टिलिटी हो जाती है, ठीक है। और इवन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां पर आपका कैंसर भी हो सकता था। ये सारे सिम्टम्स हो गए, पहली इचिंग, देन फ्लूइड डिस्चार्ज, देन आफ्टर स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन, एंड फिफ्थ पॉइंट आपका है कॉम्प्लिकेशन पीरियड, मतलब पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज भी हो जाती है, कभी कभी स्टिल बर्थ भी हो जाता है, मतलब जो 9 मंथ का जो टाइमिंग होती है उससे पहले ही आपके बर्थ हो जाती है, ठीक है, बेबी की। फिर उसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, उसके बाद इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। ये सारे आपके सिम्टम्स हो गए, ओके। तो देखिए वी आर कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द इनफर्टिलिटी। तो जो इनफर्टिलिटी होती है वो बहुत से रीजन के कारण होती है, ठीक है। तो उन रीजन को दूर करने के लिए इन सारी टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये सारी टेक्निक किसके अंडर में आती है? एआरटी के। किसके अंडर में आती है? एआरटी के। तो इसका नाम हो गया असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एआरटी का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी को हटाने के लिए आपका लोग एआरटी का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इनफर्टिलिटी का कब तक रहती है? तो फेलर टू कंसीव इवन आफ्टर 1 से 2 ईयर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर। जैसे कि आपका कोई न्यू कपल है, ठीक है, तो वो क्वाइटस यूज करते करते बट अबाउट 1 से 2 ईयर तक वो वेट करते हैं, ठीक है, न्यू बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए 1 से 2 ईयर तक वेट करते हैं। बट जब न्यू जो फर्टिलाइजेशन होता है वो अगर 1 से 2 ईयर तक नहीं हो पाता है किसी भी रीजन से, तो फिर वो आपका किसका टेक्निक का यूज करते हैं? एआरटी का, ठीक है। उसमें क्योंकि कभी कभी मेल में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी फीमेल में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वो ये टेक्निक का यूज करते हैं। अब देखिए ये टेक्निक कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है? आईवीएफ, ठीक है। आईवीएफ का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर ऐसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, ठीक है। इससे आपके बेबी प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो ये हो गया आईवीएफ बोल सकते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड आपको पार्ट क्या है? आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, आईसीएसआई का यूज करते हैं। या फिर थर्ड पॉइंट आपका क्या है? गिफ्ट, मतलब गैमीट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर, ठीक है, ये हो गया थर्ड आपका। फोर्थ पार्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब जो इंसेमिनेशन होता है वो कैसा होता है? आर्टिफिशियल होता है, नॉट अ नेचुरल, ठीक है। कैसा होता है? आर्टिफिशियल होता है, नॉट अ नेचुरल। उसके बाद देख लेते हैं अब ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आईवीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो होता है देखिए क्या लिखा हुआ, आउट ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन, मतलब जो ये बेबी को फॉर्म करने की प्रोसेस है वो कहाँ होती है? आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो कहाँ होती है? आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? जिफ्ट और आईयूटी। क्या क्या होता है? जिफ्ट और आईयूटी, ठीक है। तो जिफ्ट क्या होता है? इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। क्या होता है? जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद आईयूटी, इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर, मतलब जो जिफ्ट है अगर आपका जाइगोट जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जिफ्ट प्रोसेस बोलते हैं। और उसके बाद अगर आपका जाइगोट जो होता है वो यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? आईयूटी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जाइगोट अप टू 8 प्लास्टोमियर आर ट्रांसफर इन द फेलोपियन ट्यूब, मतलब जब जैसे कि हमने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। तो जो जाइगोट में जो सेल्स डिवाइड होती हैं तो 8 सेल जब बन जाती हैं तो 8 सेल से कम वाली जो सेल्स होती हैं, मतलब 8 सेल से अप टू लिखा हुआ है ना, तो 8 सेल से मतलब कम हो तो भी चल जाएगा। तो इस टाइप के जो जाइगोट होता है उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जिफ्ट। क्या बोलते हैं? जिफ्ट। उसके बाद आईयूटी देख लेते हैं, जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द यूटेरस, मतलब जो अगर 8 ब्लास्टोमियर से कम है सेल्स तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका मोर देन 8 ब्लास्टोमियर मतलब 8 सेल से ज्यादा सेल्स वाला जाइगोट है
तो उसे क्या ट्रांसफर करते हैं, यूट्रस में। ठीक है, मोस्टली आपका पहले आपका क्या यूज होता था, जिफ्ट का यूज होता था, मतलब मोस्टली आपका ट्रांसफर क्या करा जाता था, फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते थे। लेकिन रिसेंटली आपका क्या कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं एम्ब्रियो को, यूटेरस में। ठीक है, तो मोस्टली आपका इस टाइम पे क्या यूज होता है, आईयूटी का प्रोसेस यूज होता है, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। ठीक है, मोस्टली क्या यूज हो रहा है इस समय, आईयूटी का। ठीक है, ये इतना समझ में आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, आईसीएसआई क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, जैसे कि कोई भी मैन जो होता है वो जब क्वाइटस के प्रोसेस को नहीं कर पाता है तो फिर आपका ये प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, आईसीएसआई मतलब कि जब उसमें लो स्पर्म काउंट होते हैं तो फिर आईसीएसआई प्रोसेस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नली होता है। मतलब जो स्पर्म होता है वो उसको इंजेक्शन में भर के दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्शन में फिल करके वेजाइना में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम डायरेक्टली, मतलब जो ओवम होता है उसको डायरेक्टली फ्यूज किया जाता है, किससे, इंजेक्शन से। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया, किस में आता है, आईसीएसआई में। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब जो मैन होता है उससे आपका जो इंजेक्शन होता है उससे स्पर्म को फिल कर लिया जाता है। उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट करके फर्टिलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रोसेस। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस आपकी कौन सी है, जिफ्ट, जिसमें कि गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। इसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि गैमीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, कहाँ पर, फेलोपियन में। ठीक है, देखिए व्हेन फीमेल गैमीट आर नो प्रोड्यूस ओवा, मतलब जो ऐसी फीमेल जो कि ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं कर पा रही होगी। ठीक है, फिर से बोल देते हैं कि ऐसी फीमेल जो कि ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही या फिर एग को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट फॉर इम्प्लांटेशन और सुटेबल, मतलब उसमें जो इम्प्लांटेशन है वो प्रोसेस अच्छे से हो सकता है बट वो ओवर प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, ओवर प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट उसमें जो बेबी का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकता है, तो ये इसमें यूज करते हैं, तो उसमें ये इस प्रोसेस का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका नीचे देखा है एरो में, सो अदर फीमेल टेक ओवर, मतलब जो दूसरी फीमेल होती हैं उनसे आपको ओवा को ले लिया जाता है। उसके बाद एंड यूज्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जो जैसे कि कोई फीमेल है, ठीक है, वो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही बट वो अपने बेबी को अच्छे से सुटेबल मतलब ग्रोथ करा सकती है अपने यूटेरस में। ठीक है, तो वो अदर फीमेल से ओवा को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर कहाँ पर कर देते हैं, उसी के जो दूसरी वाली फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी तो उसमें इस वाली फीमेल का ओवा उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और जब ट्रांसफर कर देते हैं तब वहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गई गिफ्ट के, मतलब गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, कुछ काफी सारे रीजन होते हैं जिसके कारण ओवा या फिर एग प्रोड्यूस नहीं हो पाता। ठीक है, तो जिसके कारण ग्रोथ तो हो सकती है बट ओवा प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो फिर नेक्स्ट जो दूसरी फीमेल होती है उनसे आपका ओवा ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल में जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, और उसके बाद वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और बेबी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सकता है उसमें। ठीक है, यूटेरस में। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका दे रखा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें देख लेते हैं क्या है, इरेक्टाइल डाइफंक्शन और ओलिगोस्पर्मिया, ये जो होता है प्रोसेस उनमें यूज किया जाता है जिनमें कि जो मेल्स होते हैं उनमें जब स्पर्म का काउंट जो होता है वो लो होता है, मतलब जो स्पर्म जो होता है बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनमें ये प्रोसेस का यूज होता है। तो जो भी स्पर्म को जिनका स्पर्म जो होता है स्पर्म का काउंट जो होता है वो लो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, तो उनमें ये लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें वही होता है कि स्पर्म को ले लिया जाता है और उसके बाद ओवा में ट्रांसफर कर दिया जाता है, देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस डन हो जाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद इतना आपको क्लियर हुआ। नाउ वी आर कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज एमटीपी,
इसका फुल फॉर्म देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज अ लीगलाइज एमटीपी बाय गवर्नमेंट ऑन 1971। तो जो ये एमटीपी है, मतलब इसका मतलब है कि जो भी बिना जो भी मतलब लीगलाइज है, जो भी इलीगल चीजें थी तो उनको लीगल कर दिया गया है। तो ये आपका एमटीपी इसका नाम दिया गया है, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसको गवर्नमेंट ने कब अप्लाई किया था? 1971 में, ठीक है। 1971 में रिलीज किया था, जो कि एक लीगलाइज है, ठीक है। उसके बाद 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर डन अ ईयर इन अ होल वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ये 45 से लेकर 50 मिलियन तक एमटीपी यूज होते हैं, ठीक है। कम ये आपके एक जो है ये आपका यूज किया जाता है 45 to 50 मिलियन जो पर्सन है वह ये यूज किया जाता है, यूज करते हैं, ठीक है। एमटीपी का जो प्रोसेस है वो यूज करते हैं किस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। उसके बाद वाई एमटीपी यूज, जो एमटीपी जो है क्यों यूज किया जाता है? तो व्हेन एनी डिसीज इन बेबी, जब अगर जैसे कि कोई बेबी में डिसीज है तो इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद रेप केस में जैसे कि कोई इलीगल बेबी अगर आ जाता है तो उससे आपको रिमूव करा सकते हैं आप अपने यूटेरस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस प्रोसेस को यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड आपका दे रखा है व्हेन फेल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल्ड हो जाता है तब आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ है क्या? अबॉर्शन, मतलब रिमूव प्रेगनेंसी। आपको जो जैसे कि आप इलीगल टाइप्स का आपने जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो आपने यूज कर रखा है तो फिर आप ये प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखा सेफ अप टू 12 वीक, जो ये प्रोसेस है अबॉर्शन टाइप्स जो प्रोसेस है इसको आपने नाम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा एमटीपी, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जो कि सेफ मानी जा सकती है कब तक? 12 वीक तक। जब तक जैसे कि प्रेगनेंसी आपके स्टार्ट हो गई तो वो आपके सेफ कब तक हो सकते हैं, मतलब अबॉर्शन जो होता है वो 12 वीक तक आपका हो सकता है, ठीक है, सेफ माना जाता है। उसके बाद दैट मीन्स फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 12 वीक बोल दो या फिर फर्स्ट ट्रिमेस्टर, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्रिमेस्टर है, वहां तक आपका जो होता है वो टाइमिंग जो होती है वो सेफ मानी जाती है। तब तक आप एमटीपी अगर आप कराते हैं तो वो जो होता है सेफ होता है, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ केमिकल मेथड, कैसा होता है ये मेथड? केमिकल मेथड होता है। बट इन सेकेंड ट्रिमेस्टर इज रिस्की, अगर आपने मतलब जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी, 12 वीक से ज्यादा वीक हो जाते हैं या सेकेंड ट्रिमेस्टर जब स्टार्ट हो जाता है तो तब ये एमटीपी जो होती है क्या हो जाती है? रिस्की हो जाती है। कैसे हो जाती है? रिस्की, जिसके कारण काफी सारे डिसीज हो सकती हैं एंड कैंसर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये फीमेल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एमटीपी मेथड इज डन बाय डॉक्टर, किसके द्वारा ये एमटीपी डन की जाती है? डॉक्टर के द्वारा। और एक्सपीरियंस नर्स, मतलब कि जो एमटीपी के प्रोसेस जो डन करते हैं मतलब करते हैं वो मेनली मतलब डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं और एक्सपीरियंस नर्स कौन होंगी? तो दैट मीन्स 10 to 12 एमटीपी आर डन बाय नर्स, मतलब ऐसी नर्स जिन्होंने कि 10 से 12 एमटीपी जो केसेस हैं वो डन करा रखे हो, उन्हें एक्सपीरियंस हो, ऐसी नर्स जो है एमटीपी को करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो एमटीपी का प्रोसेस है वो डॉक्टर्स और एक्सपीरियंस नर्स ही करा सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये हो गई। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लीगलाइज्ड है, ठीक है, नॉट अ इलीगल, दिस इज अ लीगलाइज। ओके, इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है 12th की वो कंप्लीट हो चुकी है फाइनली। एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू।